नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश की जंग बीजेपी के लिए कितनी अहम है, इसे केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे से अच्छे से समझा जा सकता है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी जान मध्य प्रदेश चुनाव में फूंक रहा है। जाहिर है, विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 के इलेक्शन में बीजेपी के लिए अहम रहने वाले हैं, इसलिए अभी से दिग्गजों ने एमपी में डेरा डालना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी एमपी का दौरा कर चुकी हैं, लेकिन सवाल ये है कि अमित शाह का दौरा बीजेपी के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। क्या अमित शाह ने एमपी के लिए कोई खास प्लान तैयार किया है, और क्या प्रियंका के अलावा कांग्रेस को और भी राष्ट्रीय नेता आने वाले दिनों में एमपी में डेरा डालते दिखेंगे? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। अमित शाह ने संभाली कमान, चुनावी रणनीति पर हो रहा काम। शाह जीत का बनाएंगे प्लान। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी की तैयारियां तेज हो चली हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश बीजेपी के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में फिर अमित शाह का दौरा चुनावी लिहाज से ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, या यूं कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अमित शाह ने कमान संभाल ली है, ताकि बीजेपी आने वाले चुनाव में उन मुद्दों पर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ सके जिससे उसे चुनाव में फायदा होगा। इसमें यूसीसी जैसे मुद्दे काफी अहम माने जा रहे हैं। वहीं अमित शाह के दौरे से बीजेपी के नेता भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। माननीय अमित शाह जी हमारे लिए शुभंकर है, और वैसे भी देश के लिए जिन्होंने 370 जैसी धारा समाप्त कर दी हो, 35 से समाप्त की, जो ट्रिपल तलाक, सीएए जैसे विषयों पर देश का मान बढ़ाया हो, वो व्यक्ति आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभंकर है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों के प्रभारी नियुक्त किए हैं, और इसके बाद अमित शाह का एमपी आना ये साफ संकेत देता है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी चुनावी मोड में आ चुका है। लेकिन बार बार बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का मध्य प्रदेश आना कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। वो अमित शाह के दौरे को लेकर तंज कस रहे हैं। आज अमित शाह के दौरे पर आने से हमारी जो जानकारी है कि इनके यहाँ नेताओं में, सरकार में एक डर का माहौल है। कार्यालय का तापमान बढ़ गया, आसपास के पत्ते जलने लगे हैं। अमित शाह अपनी पार्टी में जो लड़ाई मची हुई है और जो एकदम एक दूसरे को निपटाने की जो साजिश मची हुई है, उसमें सागर जिला, आप देखो, सागर जिला लड़ाई के कारण सीरिया बन गया है, मध्य प्रदेश का सीरिया। इन्हीं सब चीज़ों को सुलझाने के लिए अमित शाह जी आए और कुछ नहीं। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लिहाजा बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल के राष्ट्रीय नेता मध्य प्रदेश पर नजर बनाए हुए हैं। अमित शाह से पहले पीएम मोदी और जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आ चुकी हैं और फिर ग्वालियर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर कैसे एमपी को जीता जाए और यहाँ की जनता को कैसे लुभाया जाए, इस पर जोर दिया जा रहा है। अब राष्ट्रीय नेताओं का असर मध्य प्रदेश के चुनाव में कितना पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है दुबे जी। और स्वागत में तो बीजेपी भी खड़ी है अमित शाह के, लेकिन जिन उम्मीदों से वो स्वागत में खड़ी है, ऐसा कुछ होता नजर आ रहा है? क्योंकि धड़कनें भी तेज हैं, राजनीतिक पारा भी बीजेपी का चढ़ा हुआ है, कई सारे सवाल हैं, कई सारी शंका हैं, कुछ कुहासा भी है। ये क्या सब आज छट पाएगा? देखिए, अमित शाह की ये यहाँ भी जाते हैं, एक सनसनी बन जाती है उनको से कि क्या होगा और क्या नहीं होगा सभी में, क्योंकि वो राजनीति का जो पैटर्न है वो बदलने वाले नेता है। देश की राजनीति का जो पैटर्न बन रहा है वो अमित शाह ने ही बदला। कई जगह उन्होंने जिस तरह से अचानक परिवर्तन किए, अब वो कई जगह तो उन्होंने सरकारें ही पलट दी, कई जगह पार्टियां ही गायब हो गई। महाराष्ट्र की आप देखा, शिवसेना, एनसीपी की क्या हालत कर दी। इसी कारण दल के अंदर भी कई अप्रत्याशित उन्होंने फैसले लिए।
इस कारण धड़कनें बढ़ जाती हैं और पूरा सियासी पारा हाई हो जाता है, क्योंकि विपक्ष भी नजरें लगाए रहता है कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। तो जिस तरह से केवल चुनिंदा 12-13 लोगों को बुलाया है, उसके बाद और भी लोगों में जो जिज्ञासा है कि आखिर क्या होने वाला। लेकिन एक बात मान के चलिए कि जिस तरह की अटकलें पिछले कुछ महीनों से चल रही, वो उस पे आज विराम जरूर लगा देंगे, क्या होना है क्या नहीं होना। और चुनावी बोर्ड पे जो पार्टी को वो लाएंगे और किस दिशा में पार्टी अब जाएगी, ये तो रिजल्ट ओरिएंटेड बात करने वाले नेता है कि बिल्कुल। आप ये कर सकते हैं कि नहीं। आप कर सकते तो हाँ कहिए, अन्यथा आप बाहर होइए, कोई वो नहीं है, हम खुद कर लेंगे। क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो जमावट की आपने देखा होगा, जब वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी, उन्होंने असंभव को संभव कर दिया था। तो इसी कारण मध्य प्रदेश की राजनीति में शाह की जो सनसनी बनी हुई है, हर जुबान पे वही है, खासकर जिन पदों पे है, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, पदाधिकारी हो, वरिष्ठ नेता हो, सबको धड़कन पड़ी हुई कि कौन सा प्रश्न पूछेंगे। तो बैठक जब शाह लेते हैं तब देखो आपकी वो एक एक चीज है उनके दिमाग में होती है, एक एक नेता की कुंडली उनके पास होती, किसने क्या कहा, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। जब वो प्रश्न पूछते हैं तो बड़ा नेताओं को जमीन खिसक जाती है। आज से कुछ महीने पहले उन्होंने जब एक एक मंत्री को मुलाकात की दिल्ली में, बताते हैं जब मंत्रियों से उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे तो उनको हवा खिसक गई कि ये बात तो केवल हमें या हमारे एक दो लोगों को पता थी, आप यहाँ तक कैसे बात पहुंची। तो इसी कारण उनकी धमक होती। और आप देखें कि पार्टी में क्यों उनकी शहनशाही इसलिए है कि विपरीत परिस्थिति में रिजल्ट ला देते हैं। आप देखें कि प्रधानमंत्री बेटे तो आडवाणी को ही बनाया था, लेकिन वो नहीं कर पाए सब कुछ। लेकिन जब मोदी और शाह की जोड़ी आई तो उन्होंने कैसे 200 सीट, अब 300 सीट वो कर दिया जो बीजेपी और संघ परिवार ने भी कल्पना नहीं की होगी कभी। बिल्कुल। तो वो जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसके कारण उनकी धमक है पार्टी में कि लोग वो देखते हैं कि जिनने उनके खिलाफ कुछ भी किया तो फिर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और वो जो करते हैं वो शहंशाह हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी कारण उनकी धमक है, क्योंकि वो काम दक्षता के आधार पर करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, और बहुत सूचना और संपर्क का उनका आता है, वो बहुत गजब का है। इसलिए जो भारतीय राजनीति का पैटर्न बदला है वो अमित शाह ने बदला है। और आज जब वो आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर जो धड़कने हैं वो आगे के लिए तय हो जाएंगी कि अब किस धड़कन से धड़केगा मध्य प्रदेश का दिल, भाजपा का, कौन क्या करेगा। ये बड़ा गजब का सनसनी वाला मामला है। तो धड़क तो अभी भी रहा और धड़कने भी तेज है। लेकिन ब्रजेश जी, 13 लोगों की बैठक है, जिसमें से कुल जमा 5 लोग दिल्ली से आ रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, भूपेंद्र यादव हो, अश्विनी वैष्णव हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर। तो हो सकता था कि बचे हुए 8 लोगों को दिल्ली तलब कर लिया जाता और वहीं एक बैठक कर ली जाती। लेकिन अगर यहाँ आ रहे हैं शॉर्ट नोटिस पे, 4-5 घंटे की बैठक है और बंद कमरे में 13 लोग अगर जुट रहे हैं, तो मैसेज क्या छुपा है? देखिए, आपने सही कहा है कि अमित शाह चाहते तो दिल्ली बुला सकते थे 9 लोगों को, बाकी केंद्रीय मंत्रियों के साथ भोपाल आने की उनको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दिल्ली में बैठक हो जाती, उसका असर नहीं होता वहाँ। यदि वो मध्य प्रदेश में आए हैं तो एक मैसेज देंगे, मध्य प्रदेश में आए हैं तो वो बताएंगे कितनी गंभीरता से हैं, कम समय के लिए आ रहे हैं, 4 घंटे बैठक करेंगे 13 लोगों के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ। तो संकेत साफ हैं, इशारा साफ है कि अब कोई मुरब्बत नहीं बरती जाएगी, किसी भी मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब चुनाव जीतने के लिए ही जतन किए जाएंगे। तो देखिए आप, जिस तरह से अमित शाह की छवि है, चाहे वो देश की राजनीति में हो, वो आधुनिक के भारत की राजनीति में चाणक्य माने जाते हैं। बिल्कुल। और लगातार उन्होंने जिस तरह से पार्टी का विस्तार किया है, बूथ, पन्ना प्रमुख, ये सारे उनकी ही देन है। और सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले अमित शाह हैं। तो आप देखिए कि वो यदि किसी मिशन पर आ गए हैं तो आप मान लीजिए कि आज से आपको बीजेपी में बड़े बदलाव देखने को पड़ेंगे। बड़े बदलाव से आप, मेरा अभिप्राय वो नहीं है कि बहुत कुछ बदल जाएगा, किसी को हटाना करना हाँ, नहीं, कि किसी को हटाना है, किसी को वो। आप देखना कि जिस तरह से बुलेट ट्रेन भागती है, अभी पैसेंजर में चल रहे होंगे, एक्सप्रेस में हो गए होंगे, तो वो बुलेट ट्रेन की तरह भागने लगेंगे। और कई सारे लोग बीच बीच में चेन पुलिंग भी कर रहे हैं। चेन पुलिंग भी कर रहे हैं। तो जो धड़कनें बढ़ी हुई हैं पार्टी में, इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि जब वो अमित शाह कहीं जाते हैं तो नजरें विपक्ष की तो रहती हैं उन पर कि वो आ रहे हैं तो कहीं कोई खेला ना कर जाए, क्योंकि वो बड़े खेला करने में माहिर है ना। और पार्टी के लोगों की इसलिए धड़कनें बढ़ी रहती हैं कि पता नहीं किसका क्या हो जाए, कौन से ऐसे खेला उनके साथ भी हो सकता है, उनके साथ खेला ना हो जाए, क्योंकि चमत्कारिक निर्णय भी लेते हैं वो। और राजनीति में कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि असंभव हो। आप देखिए कि
ऐसी संभावनाएं भी रहती हैं, ऐसे निर्णय भी होते हैं कि कई बार आपको हमको लोगों तक को अचंभित कर देते हैं। और जो गुजरात से लेके हमने तमाम तरह देखे भी हैं, महाराष्ट्र ताजा उदाहरण है उसका। बिल्कुल, राष्ट्रपतियों के जो चयन में हमने देखा है, चाहे रामनाथ कोविंद हो चाहे नहीं रही मनोज जी कि यदि कुछ निर्णय अंदर होते हैं तो बाहर तत्काल आपके पास आ जाए। बड़ी मीटिंग हो, खासकर अमित शाह की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग से आप निष्कर्ष निकाल सकते हो, आप चर्चा कर सकते हो, तो आप लेकिन मूल तक नहीं पहुंच पाते। आप अनुमान लगा सकते हो, लेकिन आप मूल तक नहीं पहुंच पाते। असल बात क्या है, वो जब सामने आ जाता है, जो घटनाक्रम घट जाता है, जिसकी रणनीति बनती, तब पता चलता है। तो अमित शाह आए हैं तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं में भी जोश होगा। यदि वो यहाँ मोर्चा संभाल रहे हैं, वो खुद यहाँ आकर मीटिंग ले रहे हैं, तो उससे उनकी गंभीरता तो पता चलती है। एक कार्यकर्ताओं में भी जोश आ जाता है, जो थोड़े बहुत निराश होंगे जिस तरह से मध्य प्रदेश में माहौल है कि इस बार कांटे का मुकाबला होने वाला है, बाजी पलट भी सकती है। लेकिन जब अमित शाह आ जाते हैं तो एक कार्यकर्ताओं में, खासकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक जोश आ जाता है मनोज जी। उनको ऐसा लगता है कि हमारा सेनापति आ गए, अब हमें जिता ही ले जाएगा। वो जीतने के लिए ही जाना जाता है, खुद अभी तक नहीं हारा और कई राज्यों में पार्टी का विस्तार कर चुका है। जहां पे पार्टी की संभावना ही नहीं थी, वहां पे संभावना है तो क्या बनाई, सत्ता तक में ले आया है। तो ऐसा व्यक्ति जब आपके साथ खड़ा होता है, आपका नेतृत्व करता है, तो एक तरह से मनोबल बढ़ जाता है। मुझे लगता है इसी वजह से उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आकर बैठक करने का निर्णय लिया, ताकि वो 13 लोगों से तो मिलें, उनको संदेश भी दे दें, उनकी सुन भी लें, और जो टास्क है वो पूरा करने के टिप्स भी दे दें। साथ ही वो कार्यकर्ताओं में भी एक मैसेज दे दें कि हम चुनावी मूड में आ चुके हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी, मैं नेतृत्व कर रहा हूं आपका। तो और साथ साथ बीजेपी को संदेश देने के साथ साथ विपक्ष में भी खलबली मचाने का है कि आप इतनी आसानी से मत सोचिए कि जनता चुनाव लड़ रही है, आप तो जीत ही गए, अब मैं मोर्चे पर आ गए हूं। तो एक सामने वाले का मनोबल भी डाउन करने की एक रणनीति रहती है। इसलिए मुझे लगता है कि भोपाल को उन्होंने चुना है कि हाँ आएंगे, 4 घंटे बैठक करेंगे। यदि वो 4 घंटे अंदर चाय नाश्ता करके गप्पे भी लड़ा लेंगे ना मनोज जी, तब भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की धड़कनें, मतलब नेताओं की धड़कनें बढ़ी रहेगी, और विपक्ष चिंतित रहेगा कि वो ऐसा क्या फार्मूला दे गए, क्या कर गए जो अभी तक पता नहीं चल रहा है, बाद में न जाने कोई विस्फोट ना हो जाए। तो बिल्कुल दुबे जी, धड़कनें तो कांग्रेस की भी बढ़ गई होगी, क्योंकि अभी तक वो एक तरफा लड़ाई, जो उनके नेता हैं उन जिससे भी बातचीत करो कि बस सरकार बनने वाली है, 140 150 मंत्री बन जाएंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में चमत्कार हो जाएगा, दिग्विजय सिंह ये कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह के दौरे के बाद से कई सारे नेताओं के, कांग्रेस के भी सुर बदले हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अमित शाह आखिर भोपाल क्यों आ रहे हैं, अचानक से क्यों आ रहे हैं, 4 घंटे के लिए ही क्यों आ रहे हैं, क्या रणनीति होगी, क्या उनके तर्कस में तीर होंगे। तो फिर कांग्रेस को भी अब कुछ नई रणनीति सोचना होगी। कि कांग्रेस की तो धड़कन इसके पहले ही अमित शाह के दौरे से बढ़ गई थी, जब वो छिंदवाड़ा गए थे और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को उन्होंने फोकस किया हुआ है। अब उनको ये लग रहा है कि छिंदवाड़ा ही फोकस कर रहे हैं, मध्य प्रदेश ही फोकस कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या होने वाला। हमारी उत्साह है, हमारी जो तैयारियां हैं, कहीं वो एंड टाइम पे जैसे होता ना कई बार की टारगेट बहुत ज्यादा है, विकेट कम बचे, ओवर भी कम बचे, लेकिन कोई आता है धुआंधार बल्लेबाजी करके और मैच जीता जाता है। तो ऐसे खिलाड़ी से पक्षी टीम बहुत घबरा जाती है। तो हमें शायद उन्हीं में से एक, भले 4 महीने बचे हों, लेकिन वो धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। और वो मुद्दों की जो समझ है, जो जनता की, जो बूथ का मैनेजमेंट, उनका वो अद्भुत कला है, जो चुनावी मास्टरी है वो उनमें है। जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक समय अति पिछड़ी जातियों को एकत्रित करके उन्होंने चुनाव जीता, लोकसभा का, विधानसभा। बिल्कुल, तो मुझे लगता है ये जो शैली है, इसी के कारण अमित शाह के जो उनका जो होता है, सब लोग उसी कारण डरे रहते हैं कि पता नहीं ये क्या करने वाले, क्योंकि उन्होंने जिस ढर्रे पे राजनीति चलती थी वो ढर्रा बदला है। अब वो हर जगह ऐसे लोगों को, विश्वसनीय लोगों को, कई ऐसे उदाहरण मेरे पास है कि जिन्होंने उन्होंने विश्वास परखा तो उनको फिर बहुत ऊंचे पदों पर ले गए। एक पदाधिकारी थे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव मैनेजमेंट देख रहे थे, उन्होंने जब बाकी बाद में वापस किया तो उन्होंने उनको कोषाध्यक्ष जैसा बड़ा पोस्ट, तो वो ओरिएंटेड है वो कि आप रिजल्ट दीजिए, मेहनत। उनका एक किस्सा भी उत्तर प्रदेश का कि जब वो 2014 में पहुंचे थे तो उन्होंने बड़े नेताओं की एक बैठक बुलाकर पूछा था, तो सब ने कहा मैं ये सीट जिता दूंगा ये, तो उन्होंने सीधे सवाल किया कि बूथ कौन जिताएगा। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था, और जब वो बूथ से शुरुआत हुई थी तो बीजेपी और उनके गठबंधन ने 73 सीटें जीती थी 80 में से। बिल्कुल, आपने यहाँ भी देखा होगा पिछली बार जब उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से पूछा कि एक जगह आपकी बूथ की स्थिति 40% है और एक जगह 70% है, तो कहाँ मेहनत करोगे? तो अधिकांश ने कह दिया, बल्कि सभी ने कह दिया 40%। उन्होंने कहा नहीं,
जहाँ 70% है उसे आप 90 पे पहुंच सकते हो उस इलाके में, वहां मेहनत पहले करिए, उसको पुख्ता करिए, फिर 40% करिए। तो उनके जो आइडियाज रहते हैं, आप देखेंगे कि कई बार उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को आगे लाए जिनकी आपने कल्पना नहीं की थी, तो बाद में वो अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तो वो जो एक तरह से सूचना तंत्र रखते हैं, और जो राजनीति में एक होता था पहले, आपने भी देखा जब हम लोग प्रिंट मीडिया में या ग्राउंड में काम करते थे कि कोई बड़ा नेता आने वाला होता था तो खबरें छपती थी उसके फेवर की या खिलाफ, बिल्कुल। चलता है। लेकिन ये एंड टाइम के लिए नहीं रहते, जो इस तरह की राजनीति करते हो उनके लिए बहुत झटका लगा है, क्योंकि वो तो सतत मूल्यांकन करते रहते, उनकी निगाहें जो है वो आदमी की क्षमताएं, उसका बैकग्राउंड, कौन परिस्थिति में कब कैसे रिजल्ट लाया है, तो वो सतत मूल्यांकन के बाद ही निर्णय लेते। एंड टाइम पे उठापटक होती है ना, ऐसी खबरें चला दो, ऐसी कर दो, उस पर वो निर्भर नहीं रहते। एंड टाइम पे षड्यंत्रों में कोई किसी के प्रभावित नहीं कर सकता। वो एक लंबे समय के अनुभव के आधार पर निर्णय लेते, वो चयन भी वैसे ही करते हैं जिससे कि उनको आगे दिक्कत ना हो। और इस पैटर्न पे जो नेता फिट होंगे उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो केवल हवाई और उस पर रहते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। ये कई राज्यों में हमेशा कर चुके हवाई नेता किनारे लग गए, वो जो जमीनी पकड़ रखते हैं, जनाधार रखते हैं और हर परिस्थिति में दक्षता और क्षमता के साथ निर्णय लेते हैं, ऐसे लोगों को वो आगे लाए। इसलिए देखेंगे कि अब जो होगा, जो प्रयास पिछले कई दिनों से चल रहा है, कुछ ना होगा तो कम से कम उन पे आज विराम लगा देंगे कि आगे की रणनीति और कौन सी कमेटी, क्या चुनाव के मुद्दे रहे, क्या पैटर्न रहेगी, ये सब वो तय कर जाएंगे। जो कुछ अभी हवा में है वो कम से कम कागज पे दिखने लगेगा। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है कि रणनीति अपनी जगह, जो अभी तक बीजेपी सामाजिक सरोकार के मुद्दों पे आगे बढ़ रही थी और कांग्रेस भी कमोबेश, कि नारी सम्मान हो, लाडली बहना हो, गैस सिलेंडर हो, बिजली हो, फ्रीबीज की योजनाओं पे ज़्यादा फोकस था। तो अमित शाह के आने के बाद आपको लग रहा है कि बीजेपी अब वापस जो अपना जो कोर इशू है, हार्ड हिंदुत्व, कि वो यूसीसी हो, राम मंदिर का मामला हो, ऐसे तमाम इशू पे आगे बढ़ेगी और मध्य प्रदेश के जो चुनावी फिजा है और कांग्रेस जी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है, उसमें डेंट लगाने का तेज़ी से प्रयास करेगी? देखिए, जो अमित शाह की शैली है मनोज जी, वो आक्रामक तेवर के साथ मैदान में उतरने की है। जहाँ चाहे वो सत्ता पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें, आक्रामक तेवर से उतरते हैं और उसका असर भी होता है। हम देखते हैं कि विपक्ष में बचाव की मुद्रा में आ जाता है, तो वो हर मुद्दे पर वो काम करेंगे। वो सिर्फ ये बचाव में नहीं बोलेंगे कि आप आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है तो बचाव में क्या है, आप कमजोर नजर आते हो और एक विपक्ष को एक मौका मिलता है आप पे हमलावर होने का, और ऐसा लगता है कि हाँ आपकी खामियां हो गई। और जब आक्रामक तेवर से आप उतरते हो, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हो, तब हम देखते हैं कि जो रणनीति के तहत इस तरह से किया जाता है जिसमें अमित शाह की महारत हासिल है, तो उसमें विपक्ष को हम देखते हैं वो बचाव की मुद्रा में आ जाता है, वो बचाव करने लगता है। तो इन मुद्दों पर निश्चित तौर पर फोकस होगा, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो चाहे अन्य वो मुद्दे हों जिसमें विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जा सके, भले ही वो सत्ता से बाहर हो। जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सत्ता के खिलाफ होती है एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा नहीं उठाने देंगे, क्योंकि जब आपसे सवाल तो नई चीज कहते हैं ना कि वो प्रो इनकम्बेंसी की बात करते हैं। गुजरात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आप देखिए वो दोनों पे काम करते हैं। यदि आप सामाजिक जो योजनाएं हैं उनकी उस पर काम चल रहा है, उसका एक अलग ऑरा है, लेकिन इसके साथ साथ वो विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, चाहे वो हिंदुत्व के मामले पे हो, चाहे उनकी सरकारों की असफलताएं हो, चाहे राष्ट्रवाद का मामला हो, वो तमाम मुद्दे यहाँ आएंगे मध्य प्रदेश में, चाहे वो ध्रुवीकरण का मामला हो, जिसमें कि विपक्ष को जवाब देते नहीं बनता, कांग्रेस कमजोर महसूस करती है, वो बोलने से बचती है, वो मुद्दों पर आती है और हम देखते हैं सत्ता पक्ष कोशिश करता है उनको अपनी पिच पर लाने की। तो अमित शाह के आने के बाद इस रणनीति पर भी काम होगा कि किस तरह से कांग्रेस को अपनी पिच पर ला के खेला जाए, उसके साथ मैच, ना कि आप उसकी पिच पर जाकर खेलो। तो ये रणनीति के हिस्सा होता है। और मैं देखता हूं कि जितने भी चुनाव हुए, चाहे हम देखते हैं कि भले ही कर्नाटक में नुकसान हुआ हो बीजेपी को, चुनाव में वो सत्ता में ना आ पाई हो भले ही उसका, लेकिन वोट बैंक को बरकरार रखी है। बिल्कुल। आप देखिए पश्चिम बंगाल का देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली है कि जब कांग्रेस सरेंडर हो गई, जीरो हो गई, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर 2-3 चुनाव से वही 35% है। हैदराबाद में जाकर वो आक्रामक तेवर से चुनाव मैदान में उतरते हैं, चाहे वो नगरीय निकाय का ही चुनाव हो। बिल्कुल। तो जो शैली है अमित शाह की, मुझे लगता है कि वो शैली आज कल से आपको देखने को मिल सकती है। वो रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि आप सिर्फ बचाव में मत आओ कि आप पे विपक्ष हमलावर है और आप सिर्फ सफाई देते फिर रहे हो कि आप 18 साल में आपने क्या किया। आप अपने काम भी गिनाइए, केंद्र की योजनाएं भी गिनाइए और विपक्ष पर हमला भी कीजिए, ताकि अब हमला आप करो तो
विपक्ष को अपनी सफाई देना पड़े, तो वो इस स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। ये उनकी एक रणनीति रहती है। मुझे लगता है वही टिप्स देंगे, वही रणनीति पर यहाँ बात होगी और संगठन से लेकर सरकार तक की जो खामियां होंगी उस पर किस तरह से बचाव किया जा सके उस पर अमित शाह सबको बताएंगे और कैसे आगे चलना है। और जो संगठन को लेके बड़े दिनों से भ्रम असमंजस है, क्या वो भी दूर हो पाएगा इस दौर से? असमंजस और भ्रम तो राजनीति में बरकरार रहता है। अमित शाह के आने के बाद से भी खत्म नहीं होगा। हमने देखा कई बार बड़े नेता दौरा करके चले जाते हैं और वो कहते हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा और इसके अगले दिन खबर आ जाती है या 2 दिन बाद खबर आ जाती है कि बड़ा बदलाव हो गया। खुद अमित शाह ने एक बार, हम गवाह है ना, 2018 में इसी महीने में आए थे वो, और उन्होंने कहा था यही जोड़ी चुनाव कराएगी। और इसके बाद राकेश सिंह अध्यक्ष बन जाते हैं, नंदू भैया हट जाते हैं। तो राजनीति में आप किसी के आने और जाने से आप सोचो कि अटकलें पर विराम लग जाएगा, संभावनाओं पे विराम लग जाएगा, ये होता नहीं है। सिर्फ आप कुछ देर के लिए कह सकते हो, पार्टी कह सकती है कि हाँ कुछ बदलाव नहीं होगा, और कोई भी पार्टी और बीजेपी खासकर वो ये कहने वाली नहीं है यदि बदलाव भी करना होगा तो हम बदलाव करेंगे। वहाँ तो पता नहीं चलता ना, पार्टी के लोगों को पता नहीं चलता किस तरह से बदलाव हो जाते हैं। वहाँ तो विस्फोट होता है, पोखरण जैसा होता है कि बस हो गया, तब आदमी को पता चलता है, जिसके साथ हो जाता है उसको तब पता चलता है, और जिसकी नियुक्ति होने वाली तो उसको भी एंड टाइम पर पता चलता है भाई आ जाइए आपको दिल्ली बुलाया गया है। बिल्कुल। तो जिस तरह से निर्णय आज की तारीख में बीजेपी में हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इस तरह की अटकलों पर, इस तरह के संभावना पे कोई विराम लगने वाला नहीं है। जो भी खबरें आएंगी वो आपको अच्छी आएंगी, बाद में भले ही आपको ऐसा लगे कि कोई विस्फोट हो गया है। बिल्कुल। और बंद कमरे में क्या कुछ होगा ये तो उन 13 नेताओं को पता है, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर उनकी पल्स अभी नपवाई जाए तो सबकी धड़कनें तेज मिलेगी। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद दुबे जी। तो निश्चित तौर पर अमित शाह बीजेपी के ऐसे राजनीति के ऐसे चाणक्य हैं जिनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता, ना पूर्वानुमान, कि वो किसको शह देंगे और किसको मात देंगे। ये तो वक्त आने पर पता लगेगा। लेकिन इतना तो है कि उसने बीजेपी में एक तरह से अमित शाह के दौरे में एक नई जान फूंक दी है, और जो कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है उसका असर भी हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।